Jerusalem will be the capital of Israel. And I have said that before, and I will say it again. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. You need not be a Jew to be a Zionist. I am a Zionist. 1996 में अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट आया, नाम था क्लीन ब्रेक, और इसमें साफ साफ लिखा था कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट के देशों को कमजोर करना जरूरी है, और इसके लिए एक तरीका भी बताया गया कि हथियारों का डर फैलाओ और हमला कर दो। मार्च 2025 में अमेरिका की अपनी ही इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक रिपोर्ट जारी की और इसमें लिखा था कि ईरान इज नॉट बिल्डिंग अ न्यूक्लियर वेपन। लेकिन इसके बाद भी दुनिया को ईरान की न्यूक्लियर वेपन का डर दिखाया गया। लेकिन देखा जाए तो इनके खुद के डॉक्यूमेंट्स भी यही कह रहे थे कि वहां पर कोई परमाणु बम नहीं बन रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप को तो अब अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं रहा। उनका तो बस एक ही पैटर्न दिखता है कि पहले दुनिया में न्यूक्लियर वेपन का डर फैलाओ और फिर मिसाइल गिरा दो, और जब वहां पर सब कुछ बर्बाद हो जाए तो खुद ही कह दो कि अब वक्त है शांति का। लगभग 12 दिन तक फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और हर तरफ से बमबारी होती रही। और आखिरकार 24 जून 2025 को ईरान और इजराइल ने एक सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी इजराइल की तरफ से, जब उसने ईरान पर अचानक से हवाई हमले कर दिए, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। अब देखो, अमेरिका ने भी कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया। उसने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, इस्फहान और नतांज, इन पर बॉम्ब गिरा दिए। ये कोई सिंपल बॉम्ब नहीं थे, बल्कि बंकर ब्लास्टर बॉम्ब थे जो कि भारी तबाही मचा सकते थे। इन हमलों में ना तो रेडिएशन लीक की परवाह की गई और ना ही इंटरनेशनल लॉज की। इससे ये साफ हो गया कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कितनी नाजुक हो चुकी है। अब अगर गहराई से देखा जाए तो ईरान पर हमला करने के पीछे अमेरिका और इजराइल, इन दोनों के 2 मेन मकसद थे। पहला, वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना, और दूसरा, वहां की मौजूदा सरकार को गिराना, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वहां पे एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो उनके इशारों पर चले, जैसा कि 1979 के पहले हुआ करती थी, जब वहां रजा पहलवी की सरकार थी। इसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो मिसाइल एक थी, लेकिन टारगेट 2 अचीव करने की कोशिश करी गई। अब आते हैं पहले मकसद पर, यानी कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। देखो, अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर ब्लास्टर बॉम्ब गिरा दिए। लेकिन ईरान ने इसका अंदाजा पहले से ही लगा लिया था, और हमले के पहले ही फोर्डो साइट से उसने अपना एनरिच यूरेनियम जो था उसे वहां से हटा लिया था। और यही यूरेनियम जो था वो इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोर था, यानी कि मेन हिस्सा था। और यही वजह है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं दिखती कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो गया या कई साल पीछे चला गया। और यहीं से आता है अमेरिका और इजराइल का दूसरा मकसद, यानी कि वहां की मौजूदा सरकार को गिराना। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर साफ साफ इशारा किया था कि ईरान की सरकार अगर खुद को ग्रेट नहीं बना सकती तो वहां की सरकार बदलने में क्या दिक्कत है। और अब ईरान की जनता से सीधा कहा जा रहा है कि वे अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों। जिन कमांडरों को लोग नापसंद करते थे, अमेरिका ने उन्हें भी मार गिराया। अमेरिका को उम्मीद थी कि इससे लोग सड़कों पर उतरेंगे और गुस्से में आकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वहां की जनता ने एकजुटता दिखाई और कहा कि ये हमला हमारी सरकार पर नहीं बल्कि हमारे देश पर है। यानी यहाँ पर भी अमेरिका और इजराइल का प्रोपागेंडा बैकफायर कर गया। अब देखो, बाहर से हमला करना और अंदर से अराजकता फैलाना ये कोई आज का खेल नहीं है। मिडिल ईस्ट के देशों को कमजोर करना और वहाँ अराजकता फैलाना ये खेल तो बहुत पहले से चला आ रहा है। 1990 के दशक से ही अमेरिका और इजराइल मिलकर यही करते आए हैं। 1996 में एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट आया था, नाम था क्लीन ब्रेक, और इसे तैयार किया था अमेरिका के एक्स डिफेंस पॉलिसी एडवाइजर रिचर्ड पर्ली ने। और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा था कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट के देशों को कमजोर करना जरूरी है, और एक्सक्यूज ये होना चाहिए कि हथियारों के प्रसार को रोकना है, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का डर फैलाओ और फिर हमला कर दो। और उसके बाद जब 2003 में इराक पर हमला हुआ, तब उस समय भी अमेरिका ने यही जस्टिफिकेशन दिया था कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन बाद में खुद यूएन इंस्पेक्टर चार्ल्स डफलर की रिपोर्ट में भी पाया गया कि वहां ऐसे कोई हथियार मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वहां की सरकार गिराने के इरादे से भी अमेरिका ने यह दावा किया कि सद्दाम हुसैन जो है उनका कनेक्शन अलकायदा से है। लेकिन 2006 की सेनेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट ये खुद कहती है कि सद्दाम हुसैन और अलकायदा के बीच कोई भी सीधा या ऑपरेशनल कनेक्शन नहीं था। ये युद्ध तबाही, बर्बादी और पूरे सरकार के ढहने की वजह बना। और ऐसा देश जो कभी मजबूत हुआ करता था आज कमजोर है और राजनीतिक और आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। अब देखो, जैसे ही ईरान कमजोर हुआ तो वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो एक्टिव हो गए और उनको पनपने का मौका मिल गया।
सेम वैसे ही अगर ईरान भी बिखरता है तब भी नतीजे वही हो सकते हैं। और इसीलिए जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तब भी बहुत सारे देशों ने कहा कि अमेरिका ने इराक वॉर से कुछ सीखा नहीं है और फिर से वही गलती दोबारा दोहरा रहा है। अब देखो मार्च 2025 में जारी की गई यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा था कि ईरान के पास कोई एक्टिव न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम तो है, लेकिन उसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल करने का कोई एक्टिव प्रोग्राम नहीं है। अब देखो अगर सिंपल तरीके से समझे तो न्यूक्लियर बम बनाने में यूज होता है यूरेनियम 235, जबकि नेचर में जो यूरेनियम मिलता है वो मिलता है यूरेनियम 238, लेकिन एटम बम बनाने के लिए तो चाहिए यूरेनियम 235। तो अब इसी यूरेनियम को यानी कि 238 को जो कि नेचर में मिलता है उसे ही एनरिच्ड यानी कि प्यूरिफाई किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे सिर्फ एटम बम ही बनाए जा सकते हैं, बल्कि और भी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर 3 to 5% तक एनरिचमेंट कर लिया जाता है तो इसका उपयोग होता है बिजली बनाने के लिए। 20% एनरिचमेंट अगर कर लिया जाता है तो वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के काम आता है, और अगर 90% या उससे ज्यादा एनरिचमेंट कर लिया जाता है तो अब ये यूरेनियम इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि इससे एक एटम बम बनाया जा सकता है। ईरान ने 2023 में अपने यूरेनियम को 83.7% तक एनरिच कर लिया था, और ये बात खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन IAEA ने यह भी कहा था कि ये एनरिचमेंट स्थायी रूप से नहीं हो रही और ना ही ये कोई वेपन प्रोग्राम का संकेत है। अब देखो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 2015 में ईरान ने अमेरिका और कुछ बड़ी ताकतों के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक समझौते पर साइन किया था, जिसका नाम था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA। और इस समझौते के तहत ईरान ने साफ साफ ये कहा था कि वो अपने यूरेनियम को एक लिमिटेड लेवल तक ही एनरिच करेगा, जिससे कि बिजली बनाई जा सके और अदर रिसर्च के काम करे जा सके। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि वो कोई नई न्यूक्लियर साइट्स को नहीं बनाएगा, और IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको परमिशन देगा कि वो कभी भी उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर आकर जांच कर सकती हैं। उस समय अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी, जिन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है। लेकिन बाद में यानी कि 2018 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो आते ही उन्होंने इस डील को वर्स्ट डील एवर कहकर फाड़ दिया, और अमेरिका इस समझौते से एक तरफा बाहर निकल गया, और वो भी बिना किसी नए समझौते या रास्ते के। और इसके बाद ईरान पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा दी गई, जिसका सीधा असर वहां की आम जनता पर पड़ा। यानी कि पहले जो रास्ता बातचीत से खुला था उसे अब अमेरिका ने बंद कर दिया, और फिर से ये उम्मीद की जाती है कि ईरान जो है वो सब कुछ चुपचाप मान लेगा। और इसके बाद आगे के हालातों को देखते हुए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईरान ने धीरे धीरे अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया, और 2023 में उसने 83.7 तक एनरिचमेंट हासिल कर लिया। तो अब सवाल ये नहीं है कि मिसाइलें किसने फेंकी, सवाल ये है कि सच्चाई कहाँ दफन हो गई। हमेशा से कहानी वही रही है, बस चेहरे बदल जाते हैं। पहले इराक और अब ईरान। हर बार आज़ादी के नाम पर एक नया युद्ध थोप दिया जाता है और पीछे छूट जाते हैं टूटे हुए शहर, बिखरे हुए सपने और एक साइलेंट कब्रिस्तान। तो अब दुनिया के दूसरे देशों को भी ये समझना होगा कि अगर इसी तरीके से चुप रहे तो आने वाले समय में एक मिसाइल उनके ऊपर भी गिर सकती है। उन्हें जल्दी ही इस बारे में अब कोई एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए।